Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आज है 26 अप्रैल, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं जो कि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 2G स्पेक्ट्रम में दी गई सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में, बिकॉज ये वर्डिक्ट दोबारा न्यूज़ में है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इन 2012 जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था इसे लेकर अपनी वर्डिक्ट दी। लेकिन अब एक पूरी डिकेड के बाद ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की जो वर्डिक्ट है ये दोबारा न्यूज़ में आई है। रीज़न बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स कि ये जो 2G स्पेक्ट्रम की वर्डिक्ट आई थी इसे मॉडिफाई किया जाए। हम इस वीडियो में समझेंगे दैट व्हाई डज सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू मॉडिफाई दिस 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट। क्यों चाहता है सेंटर की सुप्रीम कोर्ट रीविजिट करे अपनी इस वर्डिक्ट को और मॉडिफाई करे। यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। 2012 की जो वर्डिक्ट आई थी उसमें कहा गया कि जब भी हम स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज की एलोकेशन की बात करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम एक स्कार्स नेचुरल रिसोर्स है, तो ऐसे केस में इसकी एलोकेशन ऑक्शन के थ्रू की जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। लेकिन सेंटर इज क्वेश्चनिंग कि क्या सिर्फ एलोकेशन ही एक ऐसा वे है जिससे हम ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम समझेंगे, इस पूरे केस को हम समझेंगे, जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्ली कर रहा है, और इसी के साथ साथ जो न्यू टेलीकॉम लॉ हमारे पास आया है उसे भी हम रिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के साथ। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे अनियन के बारे में, प्याज के बारे में। नाउ न्यूज़ तो ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्सपोर्ट अलाउ किया है अराउंड 2000 टन्स ऑफ वाइट अनियन। ठीक है, हमारे यहाँ स्पेशली गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट अनियन जो है वो ग्रो किया जाता है, और इस वाइट अनियन के एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया है फॉर इमीडिएट इफेक्ट के साथ ऑफ 2000 टन्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये समझना कि इंडिया ने अनियन एक्सपोर्ट को बैन क्यों किया है। व्हाई वी बैन द अनियन एक्सपोर्ट इन द फर्स्ट प्लेस, ये हमें समझना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक रिसेंट स्टडी आई है विच इज़ डन बाय INCOIS, विच इज़ बेसिकली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इनकी स्टडी ने ये रिवील किया है कि हमारे जो ओशन फ्लोर है इट होल्ड्स वेरी वाइटल क्लूज, बहुत ही की क्लूज हमारा ओशन फ्लोर होल्ड करता है, स्पेशली ऑन दी वेदर पैटर्न। तो अगर हम हमारे ओशन के फ्लोर को स्टडी करें, ओशनिक पैरामीटर्स को स्टडी करें, ओशन करंट्स को अच्छे से समझें, टेम्परेचर, सैलिनिटी, इन सबको अगर हम समझें तो इससे हम वेदर पैटर्न जो है उसे भी समझ पाएंगे, इस पूरे डायनेमिक को हम समझ पाएंगे। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो दिस स्टडी हैज़ बीन डन बाय INCOIS। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन डिक्लाइन की है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन जाती है, एक प्ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जो करंट सिस्टम है जिससे कि जजेस को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज़ थ्रू द सिस्टम ऑफ कोलेजियम, कि एक पिटिशन डाली गई कि कोलेजियम सिस्टम को एंड किया जाए और इसके बदले में NJAC को लाया जाए। ठीक है, अब ये टॉपिक, ये मुद्दा नया नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड इशू जो कि काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर चुका है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उन्होंने इस पिटिशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। दे डिक्लाइन दिस पिटिशन सेइंग दैट कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट्स और वर्डिक्ट्स आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर मैटर में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है वो हम रीविजिट कर करके दोबारा सेम इशू को डिस्कस करके ख़राब नहीं कर सकते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को डिक्लाइन किया है। पर देखिए, हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हम क्विकली रिविजिट कर लेंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या है और यहाँ पे जो NJAC का जिक्र किया गया है वो क्या है। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक 2G स्पेक्ट्रम केस के बारे में है। नाउ अगर हम थोड़ा सा फॉलोअप समझें कि क्या करंट सिचुएशन है, तो 2012 में ऑलमोस्ट अ डिकेड पहले सुप्रीम कोर्ट अपना एक लैंडमार्क 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की जजमेंट देती है।
एंड जिस जजमेंट के बाद इवन हमारी कंट्री में 122 टेलीकॉम कंपनी के जो लाइसेंसेज हैं उनको कैंसिल किया जाता है। लेकिन अब ये दोबारा न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करना चाहिए बाईपासिंग दी ऑक्शन। समझिए इस बात को, क्योंकि जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें ट्रांसपेरेंसी से एलोकेशन करनी है इस तरह के स्कार्स रिसोर्सेज की तो ऑक्शन होनी चाहिए। लेकिन अब करंटली इशू क्या चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेशन करें, मतलब कि सिलेक्टेड ऑपरेटर्स को जिनको एलोकेशन मिलेगी उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, क्योंकि अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बात कर रहे हैं। वेरा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऑक्शन की बात की थी, तो तभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट रीविजिट करे अपनी जजमेंट पे। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। तो देखिए, जानना ज़रूरी है कि 2G स्पेक्ट्रम केस से जो जजमेंट हमारे पास आई थी इसमें से हमारे पास मेजर टेकअवेज क्या हैं। देखो, 12 साल से ऊपर हो चुका है जब ये जजमेंट आई थी, लेकिन अब दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है कि इसे मॉडिफाई किया जाए, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू ग्रांट द 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेज इन सम केसेस, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो ऑक्शन ना करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से एलोकेट करें। ठीक है, तो इसीलिए जानना ज़रूरी है कि 2G स्पेक्ट्रम केस में हुआ क्या था। 2G स्पेक्ट्रम केस की जजमेंट में देयर वाज ओनली वन मोड, दैट इज ऑक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोड की बात की गई, दैट इज द मोड ऑफ ऑक्शन। दैट ऑक्शन इज द ओनली मोड जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे लेकर जो लाइसेंसेज हैं वो ग्रांट किए जाएं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हो गई, जो कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को एलोकेट की जाती हैं जिससे कि वो एयर वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या तरीका होना चाहिए? ऑक्शन का तरीका होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स कि आप कोई भी स्कार्स नेचुरल रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, लिनिएट कर रहे हैं, तो ये स्टेट का बर्डन है कि वो इंश्योर करें कि ये जो एलोकेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड के साथ हो, because this would result in the protection of the national interest, our public interest। तो ये स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट ड्यूटी बाउंड है कि उन्हें इस तरीके से एलोकेशन करनी है कि वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ठीक है जी, तो अब देखिए कि जो एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती है, ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है, क्योंकि इससे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली हमारी जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है। इंडिया का ये जो 2G स्पेक्ट्रम केस है, इट सर्व्स एज अ वेरी सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रिसोर्सेज का एलोकेशन मेथड हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेथड कौन सी है? ऑक्शन की मेथड है, जिससे कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकते हैं, फेयरनेस लेकर आ सकते हैं, गवर्नमेंट इससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और साथ ही में जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे सेफगार्ड हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाया गया और ऑक्शन को एक रोबस्ट मेथड के तौर पे सामने रखा गया। ठीक है जी, अब हुआ क्या था? अब बेसिकली जब 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुई थी, ये 2008 में हुई थी, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ 122 2G लाइसेंसेस जो थे वो सेल किए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, उन्होंने ऑक्शन नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनको लाइसेंसेस दे दिए, जिसके बाद ये चार्जशीट आती है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, मोर देन 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है इन दिस एलोकेशन प्रोसेस, एंड जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इवन जो लाइसेंसेज हैं उनको कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली 2008 में तो ये हुआ कि जो पूरा स्कैम था इट वाज ऑफ 70,000 करोड़, जो कि 2008 में टेलीकॉम लाइसेंसेज को ग्रांट करते वक्त हुआ। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज को अगर एलोकेट करेंगे तो इससे डेफिनेटली इसका मिसयूज होगा। द ओनली वे, द कॉम्पिटिटिव ऑक्शन इज द वे जिससे कि आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। तो अब ये हमारे पास की वर्ड जो यहाँ से निकल के आया है वो कौन सा है? दैट इज ऑक्शन। और इसी की वर्ड को अब चैलेंज किया जा रहा है।
चैलेंज इस तरह किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी प्ली की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए कि अगर हमें ये जो स्कार्स नेचुरल रिसोर्स है इसको एलोकेट करना है तो ये सॉवरेन और पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे हो रहा है। आप जब भी किसी भी स्पेक्ट्रम को असाइन कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम सॉवरेन ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ ही में जो पब्लिक इंटरेस्ट के फंक्शंस हैं इससे सिक्योरिटी, सेफ्टी और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है हमारा वो भी अफेक्ट होता है। तो जिसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी वांट कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की डिमांड यहाँ पे रखी जा रही है। ये तब रखी जाती है जब डिमांड हमारे पास कम हो और सप्लाई से, जैसे कि फॉर स्पेस कम्युनिकेशन। तो ऐसे केस में ज़्यादा ऑप्टिमल और एफिशिएंट है कि जो स्पेक्ट्रम है उसको मल्टीपल प्लेयर्स के अंदर शेयर किया जाए rather than breaking it up into smaller blocks। तो इसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बात कर रही है। ठीक है ना। 2012 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट होती है दैट इज़ ऑफ नॉन कमर्शियल स्पेक्ट्रम, ये प्योरली इंटरिम बेसिस पे की जाती है जिसमें गवर्नमेंट के पास फाइनल डिसीजन का हक होता है व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग एंड पॉलिसी। ना जब भी हम बात करते हैं कि हमें स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के जो फ्रेमवर्क है उसको सख्त करना है, फर्म अप करना है, तो ऐसे केस में कॉमन गुड को सबसर्व करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लाया जा रहा है। नाउ द इशू इज दैट गवर्नमेंट मे कंसिडर कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू जो स्पेक्ट्रम है उसे यहाँ पे एलोकेट किया जा सके। सो दैट इज़ द डिमांड। लेकिन हम ये बात जान चुके हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑक्शन की बात की थी, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट को मॉडिफाई करे। ठीक है, और इसी की लाइन में हमारा लास्ट ईयर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया था। उस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में भी गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो स्पेक्ट्रम जब भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को असाइन करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस से असाइन कर सकते हैं रैदर देन द ऑक्शन, जो कि एनलिस्टेड है इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो असाइन द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम जो कि ऑलरेडी किसी को असाइन किया गया है टू वन एंड मोर एडिशनल कंपनीज एंटिटीज। ठीक है, सो इवन वो टर्मिनेट कर सकते हैं किसी की असाइनमेंट। तो यहाँ पे ये जो चीज़ ऐड की गई है टेलीकॉम एक्ट के अंदर कि गवर्नमेंट कैन असाइन द स्पेक्ट्रम थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, तो इसके साथ रिलेट करते हुए ये डिमांड हो रही है कि इसे मॉडिफाई किया जाए। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि 2012 की जजमेंट में ऑक्शन की बात की गई थी और हम अब मॉडिफाई करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को लाने की बात कर रहे हैं। दिस इज़ दी होल इशू। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास अनियन का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या कहा कि वाइट अनियन, सबसे पहले तो ये देखो कि वाइट अनियन का एक्सपोर्ट अलाउ किया है, इमीडिएट एक्सपोर्ट अलाउ किया है ऑफ 2000 टन्स। ठीक है ना। सबसे पहले लास्ट ईयर कुछ दिसंबर के मंथ में हमने देखा कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जिसे हम कहते हैं DGFT अनाउंस्ड द बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यों किया गया, क्योंकि जो करंट सप्लाई आ रही थी दैट वाज शोइंग शॉर्टेज। 2022 और 23 का जो राबी सीज़न था उसके अगर स्टॉक्स को देखा जाए तो ये दिख रहा था कि जो आउटपुट है इट इज़ कंपैरेटिवली लोअर, और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो जो डिमांड है स्पेशली अनियन की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अनियन का जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली राइज हो जाता है। तो इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने अनियन का एक्सपोर्ट जो है उसे बैन कर दिया था। सिंपल सी बात है, अगर हम अनियन एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं तो इससे हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में अनियन के प्राइस को लेकर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ना हो। हम उसे कॉम्बैट करते हुए जो एक्सपोर्ट है हमने उसे लिमिट किया था। क्योंकि देखो वैसे भी आप देखो प्याज, कहते हैं प्याज रुलाता है, इसके दाम भी रुलाते हैं, राइट। अनियन हैव दिस हिस्ट्री ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी। तो इस एक्सपोर्ट के बैन करने से इसके प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया ताकि जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उन तक एक अफोर्डेबल तरीके से ये जा सके।
अब एडवर्स वेदर कंडीशंस आए जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट सीजन में अनियन की जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन जो थी, इट कंपैरेटिवली वेंट लोअर। नाउ सिंपल यहाँ पे हमारा मैथ है कि अगर प्रोडक्शन लोअर डाउन हो जाती है और ऑन द अदर हैंड डिमांड बढ़ जाती है, सो दैट विल लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ अनियंस इन द कंट्री। तो इसीलिए इसके एक्सपोर्ट को बैन किया गया ताकि अनियन की जो अवेलेबिलिटी है वो डायरेक्टली अवेलेबल हमें हो सके और डोमेस्टिक डिमांड्स जो हैं वो पहले पूरी हो सके, उसके बाद हम एक्सपोर्ट की तरफ सोचेंगे। सो अनियन इज़ अ वेरी स्टेपल इन आर इंडियन क्यूजीन, और अगर इसकी स्कार्सिटी होती है कंप्लीटली इम्पैक्ट्स आवर फूड सिक्योरिटी। ठीक है जी। सो ये मेन आइडिया था यहाँ पे। अब जब वाइट अनियन की बात हो रही है तो वाइट अनियन के एक्सपोर्ट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ 2000 टन्स की कैपेसिटी से अलाउ किया गया है। और ये जो वाइट अनियन है ये प्रीडोमिनेटली गुजरात इसका प्रोड्यूसर है एंड ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ वाइट अनियन इन आवर कंट्री। गुजरात में भावनगर और अमरेली का जो एरिया है वहाँ पे मोस्टली गुजरात में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाइट अनियन जो है वो लगाया जाता है। अब कुछ बेसिक सी बातें जो आपको कॉमन अनियन के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडिया अनियन के केस में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नंबर 1 पे है चाइना और चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। हमारे यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मेजरली अनियन प्रोड्यूस करती हैं। और ज़्यादातर जो हाईएस्ट नंबर पे रहता है द मोस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ योर महाराष्ट्र। इट यूजुअली रैंक फर्स्ट इन द अनियन प्रोडक्शन फॉलोड बाय एमपी। ठीक है जी। तो ये कुछ एक बेसिक सा फैक्ट आप याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनियन। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास एक रिसेंटली स्टडी आई है एंड दिस स्टडी हैज़ बीन डन बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS। इन्होंने ये कहा है कि जब भी हम ओशन की बात करते हैं सो ओशन करंट्स एंड ओशंस इटसेल्फ दे अफेक्ट द वेदर पैटर्न। और अगर हम ओवरऑल ओशन फ्लोर को स्टडी करते हैं तो इससे हम ओशन के डायनेमिक्स को समझ पाएंगे। अगर हम ओशन के डायनेमिक्स को समझ पाएंगे तो इससे हम ओशन स्टेट फोरकास्ट को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारे इंडियन ओशन के आसपास जो रिम पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट का जो फोरकास्ट है उसकी जो हम कह लीजिए कि जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी अगर हम ओशन फ्लोर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो एक ये रिसेंट स्टडी इन्होंने की जिसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ बेथीमेट्री। बेथीमेट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ ओशन फ्लोर। ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ बेथीमेट्री ऑन इंडियन ओशन सर्कुलेशन नेस्टेड इन रीजनल ओशन मॉडल, ये एक स्टडी इन्होंने की। और इसके अंदर ये बात बताई गई कि अगर हम इंडियन ओशन करंट्स की बात करें, नॉट जस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑल्सो मालदीव्स आइलैंड, दे इन्फ्लुएंस आवर इंडियन ओशन करंट्स, जिससे कि इनकी जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है, वो काफ़ी हद तक ऑल्टर होती है। और इन करंट से क्या होगा, ये काफ़ी डीप स्वेलिंग पैटर्न हमारे ओशन डेप्थ में चलता है। तो अगर सरफेस पे करंट ऐसे मूव करता है तो हम जानते हैं कि डीप सरफेस में ऐसे मूव करेगा क्योंकि एक साइकिल हमारे पास चलती है। तो अगर सरफेस में हमारे पास मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट तो हमारे पास बॉटम पे मूव कर रहा होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो एक अगर हमारे पास अंडमान आइलैंड्स और मालदीव्स आइलैंड इंडियन ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो इससे ऑल टुगेदर टिल द ओशन डेप्थ जो हमारी सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होती है। सो देर इज़ एंड आजकल क्या हो रहा है कि ओशन फ्लोर की जो स्टडी है इट इज़ शोइंग दैट देर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट विच इज़ गोइंग ऑन इन द अपर ओशन सैलिनिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, टेम्परेचर, करंट्स पर्टिकुलरली नियर द कोस्ट, जिसकी वजह से एक चीज़ तो हमें क्लियर है, हम पढ़ते हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस में कि जब भी हम वेदर की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, सो ओशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। ठीक है। और साथ ही में ओशन से जुड़ी है हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री। मैरीटाइम इंडस्ट्री से हमें आते हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर हम ओशंस को स्टडी करेंगे तो हम एक्यूरेटली फोरकास्ट कर पाएंगे कुछ स्पेसिफिक ओशनिक पैरामीटर्स जो हैं, जैसे कि करंट्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है,
सब सरफेस में क्या चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्केल्स पे अगर हम ये स्टडी करेंगे तो इससे हमारा जो फोरकास्ट है उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और साथ ही में इससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी जो हैं वो जनरेट कर पाएंगे। सो ये एक हमारे पास आइडिया हमें इस स्टडी ने दिया है। लास्टली, जैसा कि हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने में एक पिटिशन आती है जिसमें कहा जाता है कि कोलिजियम सिस्टम को एंड किया जाए, जिससे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और बदले में NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस जो है इसे रिवाइव किया जाए। इस पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने से, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कोलिजियम सिस्टम को अपहेल्ड कर चुका है एंड NJAC जो कि आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इट गिव्स इक्वल रोल टू द गवर्नमेंट इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और ये ऑलरेडी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो दोबारा सेम इशू को लाना, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने पिटिशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2018 में एक रिव्यू पिटिशन डाली गई थी, दैट वाज आल्सो डिसमिस्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये देखते हुए ये कहा गया कि बार बार हम ओवरबर्डन ना करें कोर्ट को विद द मैटर्स विच आर ऑलरेडी बीन एजुकेटेड। ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी एजुकेट हो चुके हैं, हमारे पास वर्डिक्ट आ चुकी है, सेम इशू को बार बार लाना, this is the wastage of court's precious time and it will overburden the court। तो ये देखते हुए इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।